करप्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा एक्शन। चीफ टाउन प्लानर एसएम श्रीवास्तव को पद से हटाया, शासन से किया अटैच। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पहुंची रुड़की के नारसन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में की शिरकत। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। कांग्रेस हाईकमान के दो नेताओं को भेजेगा उत्तराखंड। पीएल पुनिया और रजनी पाटिल आएंगे उत्तराखंड। दोनों नेता हार के कारणों का लगाएंगे पता। हरियाली बचाने राजधानी की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पद यात्रा में कई संगठनों के पर्यावरण प्रेमी हुए एकत्रित। कहा, बाग बगीचे हो गए खत्म। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मंगलौर के गुरुकुल नारसन इंटर कॉलेज में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार की महिला व बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में एक विधान, एक निशान के मुद्दे और भारत की अखंडता को लेकर बलिदान दिया था। तो वहीं मंत्री रेखा आर्य ने मंगलौर उपचुनाव को लेकर कहा कि इस बार मंगलौर में कमल अवश्य खिलेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। निश्चित रूप से उनका जो बलिदान एक राष्ट्र, एक विधान, एक संविधान, एक निशान है, किस प्रकार से उन्होंने यह नारा दिया और उस नारे को किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको एक रूपता दी, यानी कि एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करने का काम किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर इसको चरितार्थ करने का काम किया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान से हर एक कार्यकर्ता, हर एक नागरिक यह सीखता है कि जब जब राष्ट्र को आपकी ज़रूरत हो तो समर्पण कैसे किया जाता है। आप बलिदान जब देते हैं तो लोग आपके प्रति या राष्ट्र को क्या उसके प्रति भाव अभिव्यक्ति होती है, यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से सीखा जा सकता है। हम सब लोगों ने आज उनके इसी बलिदान के प्रति अपने भाव को श्रद्धा सुमन के रूप में हमने अर्पित किया है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचार ने जानकारी दी और बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार उत्तराखंड में 10 जुलाई को होने वाले 2 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। सपा का कहना है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार सांप्रदायिक मुद्दों, डेमोग्राफी चेंज, यूसीसी जैसे मुद्दों को लगातार बढ़ावा दे रही है। राज्य में रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बदहाल है। सपा किसी भी कीमत पर भाजपा के प्रत्याशियों को नहीं जीतने देगी। सपा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। तो यहाँ पर उत्तराखंड में 2 चुनाव हो रहे हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ का। तो उसके बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी यहाँ पर इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन करेगी। और यहाँ पर सभी पदाधिकारियों को, हमारे जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के मतीन अब्दुल लतीफ सिद्दीकी जी, उनको भी निर्देशित किया गया है कि मंगलौर जाकर के वो कैंडिडेट के लिए काम करें। और इसके साथ ही साथ जितने भी पदाधिकारी हैं वो विधानसभाओं में जाकर के वहाँ पर बद्रीनाथ में विपुल कैरोनी है हमारा वहाँ का जिलाध्यक्ष, उसको निर्देशित किया गया है कि पूरी तरीके से इन दोनों सीटों में इस बार कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजय सुनिश्चित करनी है। देश के महान क्रांतिकारी भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, कैबिनेट मंत्री विनोद सुयाल, सौरभ बहुगुणा के साथ भाजपा के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए हैं, कार्यकर्ता को उससे प्रेरणा मिलती है। के लिए ये प्रेरणा दिवस है, स्मृति दिवस। हमारे
जो संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने सत्ता को ठोकर मारकर देश की अखंडता के लिए और देश की एकता के लिए आज जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये उन्हीं की प्रेरणा से संभव हो पाया। जब उन्होंने परमिट व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह का किया और कश्मीर कूच किया और उन्होंने कहा देश के अंदर एक ही प्रकार का संविधान लागू होना चाहिए, इसीलिए आज, और उन्होंने ये भी कहा, मानवता के बहुत बड़े पुजारी थे, कांग्रेस के जो तुष्टीकरण का उसका विरोध करके अपना बलिदान दिया। और निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता उस बलिदान दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी मैदान सज चुका है। वहीं सूबे के मुख्य दलों में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सियाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपना हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में देख चुकी है और कांग्रेस एक जर्जर ढांचा है। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि न तो उनके पास नेता और न नीति है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा इन 2 सीटों पर अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पार्टी अपना हर्ष इस लोकसभा चुनाव में भी देख चुकी है और लगातार 2014 में भी देख चुकी है, 2019 में भी देख चुकी है, 2012 में भी देख चुकी है, 2017 में भी देख चुकी है, 2022 में भी देख चुकी है। कांग्रेस एक जर्जर ढांचा है उत्तराखंड राज्य के अंदर, जिसके पास न नेता है, न नीति है, न नीयत साफ है उनकी। इसे निश्चित रूप से हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है, निश्चित रूप से दोनों उपचुनाव हम जीतेंगे और बहुत शानदार तरीके से इन दोनों चुनाव को हम जीतने जा रहे हैं। आम और लीची जैसे गर्मी के फलों की पैकेजिंग के लिए जिला उद्यान विभाग किसानों को पेटियां उपलब्ध कराने की तैयारी में जुट गया है। किसानों जिसको लेकर देहरादून के मुख्य उद्यान अधिकारी MP शाही ने कहा कि हमारे क्षेत्रीय निरीक्षकों ने किसानों से पेटियों की आवश्यकता अनुसार ऑर्डर ले लिया है। इसके आधार पर पेटियों की पंजीकृत फार्म से वार्ता होने के बाद कम से कम मूल्य पर मोबाइल उद्यान सशक्ति केंद्रों पर उपलब्ध करा दी है। क्षेत्रीय निरीक्षक, उद्यान निरीक्षक हैं, उनके द्वारा किसानों से डिमांड ली गई है और डिमांड के आधार पर हमने हमारे वहाँ 3-4 फर्में रजिस्टर्ड हैं। मिनिमम रेट जिन कंपनियों के हैं उनसे हम लोग बात करके जो कोरिलेटेड बॉक्स है जिसमें पैक करके आम को बेचते हैं, वो हम लोगों ने मोबाइल उद्यान संचालक केंद्रों पे उपलब्ध करा दी गई है। वहाँ से फार्मर्स 50% सहायता पर प्राप्त करके अपने आम लीची को पैक करके मार्केट में पहुँचाने का काम कर। हरिद्वार के मेला नियंत्रण कक्ष में आने वाले कांवड़ मेले को लेकर पुलिस और स्टेट होल्डर के बीच बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने और मेले को निर्विघ्न संपन्न कराने को लेकर अपने अपने सुझाव जिला प्रशासन को दिया। हरिद्वार के SSP प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि कांवड़ मेले से पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ साथ वेरिफिकेशन अभियान भी चलाया जाएगा। आगामी कांवड़ की तैयारियों को लेके आज जो हमारे स्थलीय निरीक्षण है उसके साथ साथ जितने भी हमारे व्यापार मंडल विस्तृत हमारी पर चर्चा की गई थी, जिसमें जो इनके सुझाव थे उनको भी हम लोगों ने सम्मिलित किया है। साथ में अतिक्रमण को लेके और आगे कांवड़ को किस तरीके से बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें इनके सहयोग की अपेक्षा को लेके हम लोगों ने इनसे आग्रह भी किया है और हम सभी लोग एक कांवड़ को बेहतरीन तरीके से आगे अच्छे तरीके से करें, इसके लिए सभी लोग सभी स्टेक होल्डर्स में एक साथ हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग अच्छे तरीके से कांवड़ को करें। कांवड़ मेले को सफल बनाने में सबसे अहम योगदान जो है यहाँ के स्टेक होल्डर्स का है, व्यापारियों का है, होटल रेस्टोरेंट का है, धर्मशाला रेस्टोरेंट का है और SPOs का है, जो पुलिस का बढ़ चढ़ के साथ देते हैं। तो अभी प्रथम चरण में हम लोगों ने इनके साथ मीटिंग की है। उन्होंने जो सजेशन दिया है ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके, अतिक्रमण को लेके, खान पान के संबंध में, तो उनको हम लोगों ने लिया है और साथ ही साथ उन्होंने जो एम्बुलेंसेस की बात की, हॉस्पिटल्स की बात की, टेम्परेरी हॉस्पिटल्स खोलने की बात की, विद्युत व्यवस्था पर उन्होंने बृहद रूप से चर्चा की है। तो ये सारे राय हम लोगों ने लिए हैं
और लास्ट ईयर जितनी हम लोगों ने डिमांड की थी सारा बजट हम लोग को मिल गया है। डोईवाला में पर्यटन स्थल लच्छीवाला नेचर पार्क में पर्यटकों की गुंडागर्दी सामने आई, जहां स्थानीय पर्यटकों ने पार्क प्रभारी अंकित सिंह और अन्य कर्मचारी के साथ अभद्रता कर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। अधिकारी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर निकले। बिना टिकट पार्क में गए पर्यटकों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दुकानदार और अन्य पर्यटकों के साथ भी बदसलूकी की। शिकायत मिलने पर डोईवाला कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। वाहन को सीज कर मामले की छानबीन शुरू की जा रही है। जो मामला है, यहाँ से एक थार गाड़ी है 3333 नंबर है उसका, जो कि यहाँ पे हमारे कर्मचारियों द्वारा रोकी गई, पर वो रुकी नहीं है। उसके बाद यहाँ से अंदर गई तो हमने अंदर सूचना दी कि इस गाड़ी को रोको और उसको बाहर भेजा जाए। तब उन्होंने कहीं गाड़ी को साइड लगा के ड्रिंक की है और उसके बाद वहाँ पे पर्यटकों के साथ में गाली गलौच और ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे किया। तब उसके बाद मेरे संज्ञान में जब मामला आया तो मैं यहाँ से गया, मैंने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने तेज़ी से गाड़ी को चला के इतनी तेज़ी से आए कि मैं खुद बचा वहाँ पे एकदम एक हो गए और एक गाड़ी को टक्कर भी मारी है। बाकी उसके बाद हमने बाहर फ़ोन करके गेट बंद कराया। तब उसके बाद थाने में जाके हमने तहरीर दर्ज की है और उस पर अभी कार्रवाई की जा रही है। कि हमारे ट्यूब किसी से उन्होंने छीनी थी, तो हमारे लड़के ट्यूब लेने गए थे उनके पास, तो उन्होंने हमारे लड़कों के साथ बदतमीजी करी थी कि ट्यूब हम नहीं देंगे, तुम्हें जिसको बुलाना है बुला लो बोल करके। तो हम यहाँ पर ट्यूब दे रहे थे, तो वो लड़के हमारे पास आए, तो हम गए थे वहाँ पर, मैं गया था। तो मैंने उनसे कही कि वो लड़के जो ट्यूब है वो किसी और की तुम दे दो। तो वो मतलब उन्होंने हमसे बातचीत करी कि नहीं हम नहीं देंगे। तो हमने बोला दे दो, हम लोकल के ये बोलते हमने बात करी। तो उसके पापा ने मेरे साथ धक्का मुक्की करी थी। तो वही चीज़ लेकर के उनके पापा जब हम पे आए तो उन्होंने मेरे पे धक्का मुक्की करी। उनकी एक तो पहली बात तो वो गाड़ी बिल्कुल ना छूटे, क्योंकि वो गाड़ी की वजह से ही हमने बोला भी गाड़ी मत चलाओ, आराम से चलाओ बहुत है। हमने फिर भी स्टाफ है बोल के हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, वो फिर भी बदतमीजी करे। तो हम चाहते भैया कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए। रामनगर के नैनीताल के प्राथमिक सरकारी स्कूल पर माफिया का अतिक्रमण चल रहा है। अतिक्रमण करने वाले लोगों ने वन भूमि पर पेड़ों की कटाई भी कर रखी है। वहीं सरकारी स्कूल में वन माफिया ने कब्जा कर रखा है। उधर शिक्षा का सत्र भी शुरू हो गया है, लेकिन स्कूल में छात्रों की पढ़ाई का कोई ठोर ठिकाना नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, माफिया के आगे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी नतमस्तक नजर आ रहे हैं। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने एक्शन लिया है और शिक्षा विभाग को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि मेरे संज्ञान में जैसे ही मामला आया मैंने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। जैसे स्कूल खुलता है मैं स्वयं भी विजिट करूंगा उसमें, अगर ऐसा है तो। चूंकि वो वन खत्तों में, तुमड़िया डैम खत्तों में ही स्कूल है, तो विद्यालय के नाम तो जमीनें है नहीं उसमें, तो इसमें जांच करने के उपरांत ही मैं कुछ कहने की स्थिति में होऊंगा क्या है वास्तव। आप सिर्फ मुझे अभी बता रहे हैं, ना ही मेरे प्रधानाध्यापक ने कोई शिकायत की है इस टाइप की। तो जैसा आप बता रहे हैं मेरे संज्ञान में अब ये मैटर आया है, तो जैसे ही विद्यालय खुलते हैं जुलाई में, मैं बात करूंगा संबंधित प्रधानाध्यापक से भी और अभिभावकों से भी, जाकर के मैं स्वयं भी विजिट कर लूंगा और जो भी उसमें विधिवत कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। तुमड़िया खत्ता है, वहाँ पर जो गुर्जर हैं उनके खेत में ये लगा हुआ था बता रहे हैं, और उसको शिफ्ट करने की सूचना अभी मिली है हमको। और देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर इस तरह से वो बार बार अतिक्रमण के लिए स्कूल का उपयोग कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अधिकारियों के साथ लालकुआं विधानसभा का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मोतीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे एनएच द्वारा बनाए जा रहे 8 कक्षों को 1 महीने के अंदर पूरा करने के साथ ही प्रधानाचार्य को 4 अतिरिक्त कक्ष का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। डीएम देवरामपुर स्थित गोला नदी तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने गोला नदी से होने वाले भू कटाव और तटबंधों का स्थल निरीक्षण किया। डीएम ने वन विभाग से उनके क्षेत्र में सुरक्षा दीवार बनाए जाने की जानकारी ली। सिंचाई विभाग ने बताया कि ग्रामीण इलाके की तरफ स्थायी सुरक्षा के लिए 8 करोड़ की परियोजना का आंकलन तैयार किया गया है। डीएम ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षात्मक दीवार और तटबंध बनाए जाने की योजना के स्वीकृत होते ही जल्द कार्य शुरू करने की निर्देश दिए। विभागों के साथ 2-3 स्तरों पर बैठकें भी कर ली गई हैं और वर्तमान में जो हमारे नाले इत्यादि हैं उनकी सफाई के काम भी सभी विभागों के माध्यम से गतिमान है। जहां आपदा के दृष्टिगत चैनलाइजेशन के काम कराए जाने हैं वो भी लगातार चल रहे हैं, हल्द्वानी में भी और अन्य क्षेत्रों में भी। इसके अलावा जो संवेदनशील सड़क मार्ग हैं उनमें सभी जो स्थल हैं जो जहां पर खतरा होता है लैंडस्लाइड का, उनका चिन्हीकरण करके वहां जेसीबी मशीनें तैनात करी जा रही हैं। आपदा कंट्रोल रूम जो है उसको एक्टिवेट किया गया है
और अन्य जो विभागीय गतिविधियां हैं वो भी सभी विभाग अपना अलर्ट मोड पर रहेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। जो रिस्पांस टाइम है उसको कम से कम करा जा सके, इसके प्रयास। देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में पहली बार अद्भुत समागम हुआ। यहाँ सिख समाज और सनातन संस्कृति का अनोखा संगम हुआ। निहंग समाज के बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर वाले के नेतृत्व में शांति कुंज पहुंचे, जहां 45 निहंग सिखों के जत्थे ने 5 कुंडीय यज्ञ भी किया। समागम का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांडे और फकीर सिंह खालसा के 8वें वंशज निहंग समाज के प्रतिनिधि बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। समापन से पहले राज्यपाल ने प्रज्ञा गीतों का न्यूज़लेटर, रिनॉन्सा, धन्वंतरी पत्रिका, संस्कृत संचार आदि का विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में उपद्रवियों के कोई जगह नहीं है। उपद्रव, दंगा करने वाले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए दंगा रोधी कानून बनाया गया है। साथ ही लैंड जिहाद और बाहरी राज्यों के लोगों के वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर भी सीएम धामी काफी सख्त नजर आ रहे। सीएम धामी की सख्ती का असर अब दिखने लगा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसको लेकर एक्टिव हो गया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाया जाए। राज्य में रह रहे बाहरी लोगों का सघनता से सत्यापन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं वे किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है। बहुत सारे जो लोग बाहरी राज्यों से आपराधिक तत्व अपने प्रदेश में आ जाते हैं और खास करके यह भी देखा गया कि बहुत सारे जमीन के धंधों में आ जाते हैं, तो उस तरह के जो भी तत्व हैं उनके खिलाफ जो सत्यापन की कार्रवाई है उसको बहुत ही सघनता से की जाए, जिसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो पुलिस एक्ट में चालान और इसे जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो भी की गई है। पर इसी राज्य के जो आपराधिक तत्व हैं यहाँ आकर के जमीन खरीदने में भी सफल हो जाते। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह के लोगों के द्वारा जमीन की जो खरीद फरोख्त है उसको लिमिट किया जाए और उसमें हमारे राजस्व के जो भी अधिकारी हैं वो लोग भी वर्क कर रहे हैं और हम लोग भी बहुत ही सघनता से सत्यापन का कार्य चलाने वाले हैं। आप सब जानते हैं लैंड जिहाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करी, आज पूरे राज्य के अंदर एक अभियान चला कि जो अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर, जो कहीं पर नीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर पीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर हरी चादर चढ़ा दी भाइयों बहनों। हजारों एकड़ जमीन लैंड जिहाद के नाम पर अतिक्रमण कर रखी थी, अवैध कब्जा किया हुआ था। उस कब्जे को हटाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है भाई। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर हार के बाद अब कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। केंद्र में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद अब उत्तराखंड में भी हार के कारणों पर मंथन किया जा रहा है। उत्तराखंड में पीएल पुनिया और रजनी पाठक को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि चुनाव के बाद हार के कारणों पर मंथन होता ही है। हमारे पर्यवेक्षक जल्दी उत्तराखंड पहुंचेंगे और यहां मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से वार्ता कर संगठन को किस प्रकार मजबूती प्रदान की जाए उससे पर चर्चा करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों में हार और जीत की समीक्षा होती है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और राष्ट्रीय स्तर पर CWC की मीटिंग हो चुकी है। उसमें पूरे देश के चुनाव के परिणामों पर समीक्षा हो चुकी है, बारी राज्यों की है और केंद्रीय नेतृत्व ने जिन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षा के विपरीत रहा है वहां समीक्षा करने का निर्णय लिया है और उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो है पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। उत्तराखंड के लिए पीएल पुनिया और रजनी पाटिल जी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बहुत जल्दी वो उत्तराखंड का दौरा करेंगे और यहाँ सभी जो है पूर्व विधायकों से, वर्तमान विधायकों से, जिला अध्यक्षों से, नगर अध्यक्षों से, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से
पीसीसी और एआईसीसी के सदस्यों से मुलाकात करेंगे और जो भी फीडबैक कार्यकर्ताओं का मिलेगा निश्चित तौर पर वो रिपोर्ट बना करके केंद्रीय नेतृत्व को देंगे और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के सुझावों पर कांग्रेस पार्टी अमल करेगी और अपने भावी कार्यक्रमों में सुधार करेगी, जिसका लाभ पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने में मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उत्तरकाशी के नगर पालिका बड़कोट में भीषण पेयजल किल्लत से जूझ रहे नगर वासियों ने विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नगर व्यापार मंडल और होटल एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया। पूरा बाजार और आवासीय होटल बंद रखे। नगर पालिका की दर्जनों महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन देते हुए सरकार से पंपिंग पेयजल योजना के लिए वित्तीय स्वीकृति की मांग की। पालिका परिषद बड़कोट में पानी की बहुत ही समस्या है। विगत 3 माह हो गए हैं। बेटी, बहू, बच्चे, जेंट्स सभी लोग पानी सार रहे हैं। बहुत दूर दूर से पानी आ रहा है, ला रहे हैं लोग। और दूसरा, यहाँ जो टैंकर की व्यवस्था जल संस्थान द्वारा की गई है वो भी पर्याप्त मात्रा में सबकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं धामी सरकार से ये निवेदन करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि वे जल्द से जल्द जो है नगर पालिका बड़कोट के लिए पंपिंग योजना को स्वीकृत करें और उसको धरातल में परिणाम उसका मिले हमें। ये पेयजल योजना 2019 में स्वीकृत हुई थी, जिसमें टोकन मनी भी इशू हुआ था। टोकन मनी जो पैसा मिला था वो काश्तकारों को मिल चुका और जो इसमें योजना पे कार्य होना था उस संबंध में अभी तक भी जो है वित्तीय स्वीकृति नहीं। अब जो है यहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया। लोग पानी की वजह से परेशान है। 6 तारीख से यहाँ पे जो है आंदोलन चल रहा है, कार्मिक अनशन चल रहा है और यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो है दीर्घकालीन योजना है वो स्वीकृत नहीं हो जाती। तिलाड़ी पंपिंग योजना की स्वीकृति, और मैं सरकार को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये मांग आपके लिए भी कोई जटिल नहीं है, क्योंकि इस मांग पर पूर्व में स्वीकृति मिली है और कंपलसेशन बाकायदा काश्तकारों को बंटा है जिनका वहाँ पर लैंड आता है। और ये जो पंपिंग योजना है और ये जो शहर है ये माँ यमुना के तलहटी में है, तो पानी का आवागमन भी कोई बड़ी टिपिकल स्थिति नहीं है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आंदोलनकारियों की भावनाओं को समझें, क्योंकि आंदोलन को जन समर्थन मिल रहा है और ये जन समर्थन का जो रूप है ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो सरकार से आग्रह है कि तिलाड़ी पंपिंग योजना की स्वीकृति जल्द बहाल करें। लोहाघाट एनएच में संगदा के बागधारे के पास पिथौरागढ़ जा रही पिकअप अनियंत्रित होकर कार से जा टकराई। वहीं दुर्घटना में कार सवार घायल हो गए। घटनास्थल में मौजूद लोगों ने घायलों को वाहनों से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। ठीक है, जो महिला है उनके कंधे पे लगी है। बाकी बच्चों के एक छोटा बच्चा जो उसके नाक से खून निकला था और सर पे थोड़ी सूजन आ रखी है। यहाँ जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो हमने कर दिया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने सीटी के लिए रेफर करा है। बाकी जो कंडीशन होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं। राजधानी देहरादून के आरटीओ कार्यालय में आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मौके पर शैलेश तिवारी ने कहा कि प्रवर्तन का मूल्यांकन करना हमारा मुख्य उद्देश्य और चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हमारा प्रयास है कि दुर्घटनाएं कम से कम हो, लेकिन अभी तक उसमें सफल नहीं हो पाए। साथ ही कहा कि पैसेंजर वाहनों में ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटनाएं होती है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर रहे हैं। बैठक ली थी पूरे संभाग के, इसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स थे परिवहन विभाग के। हमारा मेन पर्पस था कि जो इन्फोर्समेंट है वो कैसा चल रहा है उसका मूल्यांकन करना हमारा मेन पर्पस था। चारधाम यात्रा भी चल रही है, कई दुर्घटनाएं भी बीच में हुई हैं, तो इसको लेकर के भी परिवहन विभाग बहुत सजग है। हमारा पूरा प्रयास है कि दुर्घटना को एकदम कम से कम किया जाए और 0 एक्सीडेंट की तरफ हम लोग बढ़ने के लिए मतलब हमारा प्रयास है। तो हमारा जो मेन पर्पस है कि ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और जो सारे नियम कानून हैं, ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड होने चाहिए गाड़ियों में, लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस अगर कमर्शियल व्हीकल है तो हिल इंडोर्स होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के हमने कल बैठक ली थी और हमने कई गाइडलाइन जारी की।
इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।